स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने देखा इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में हमने क्या पढ़ा है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं, और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एफ एक्स में जो फंक्शन, ये जो एफ एक्स फंक्शन है, इसमें वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, फंक्शन तो एक्स पे डिपेंड करता है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रल फाइंड करना होता है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, लिमिट कोई नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना, वो एक्सप्रेशन एक्स के फॉर्म में, मतलब एक फंक्शन ही इसकी वैल्यू आएगी एक्स के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, यानी उसको मान लेते हैं, चलो एफ एक्स, क्या मान लेते हैं, कैपिटल एफ एक्स, क्या मान लेते हैं, कैपिटल एफ एक्स। किसको, कैपिटल एफ एक्स कौन है, ये इंटीग्रल है, क्या है, इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ, बोलो, इंटीग्रल ऑफ दिस स्मॉल एफ, इंटीग्रल ऑफ दिस स्मॉल एक्स, ओके, स्मॉल एफ, क्लियर है। इंटीग्रल ऑफ, या फिर एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, उसे एंटी डेरिवेटिव तो है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ। स्मॉल एफ हमारा गिवन फंक्शन है इंटीग्रैंड में, और उसका इंटीग्रल क्या निकल के आ रहा है, कैपिटल एफ एक्स आ रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, क्लियर है, ओके, जिसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। इंटीग्रल हम क्यों फाइंड करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, किसी भी कर्व के अंदर जो रीजन ट्रैप हो रहा है ना, पॉजिटिव एक्सेसिस या नेगेटिव एक्सेसिस, जो जैसे एक्स एक्सिस का लॉन्ग देखना, मान लो कि ये कर्व है, ये एफ एक्स है, ये क्या है, एफ एक्स है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और हमें इंटीग्रल, हमें एरिया फाइंड करना है इस एफ एक्स के अंडर जो रीजन बन रहा है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड इस कर्व के बीच जो रीजन है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया, ठीक है। तो इंटीग्रल आएगा, क्या आएगा, इंटीग्रेशन प्रोसेस आएगा, कैसे, तो इस एफ एक्स को क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट का मतलब सम करना है, इंटीग्रेट करने का मतलब समेशन करना है, समेशन किसका करेंगे, एरिया का। जैसे कि कोई स्ट्रिप ले लेंगे, यहाँ पे पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर स्ट्रिप ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, ओके। तो स्ट्रिप की देखो ब्रेथ क्या है, इसको मान लेते हैं डी एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स, डी एक्स, और इसकी हाइट क्या है, हाइट तो एफ एक्स के इक्वल है, किसके इक्वल है, एफ एक्स के, क्योंकि ये जो स्ट्रिप बनाएंगे ना, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो एफ एक्स के कर्व पे, मतलब इसकी जो हाइट है ना, वो एफ एक्स के इक्वल है, एवरी केस में वेरिएबल है इसकी हाइट, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इसीलिए इसको ले लिया एफ एक्स। अब इसका एरिया क्या होगा, देखो, जब हम ये जो डी एक्स लिया हुआ है ना, बहुत वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स है, उस केस में ये जो कर्व है ना, इसके पैरेलल आ जाएगा, इसके पैरेलल, ठीक है, ओके। सो ये रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, इट लुक्स लाइक रेक्टेंगल इन केस ऑफ वेरी 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 लेस ब्रेथ लेंथ, ओके, विड्थ लेंथ, ओके। सो इसका एरिया क्या आ जाएगा, फिर उसको हम बोलेंगे डी ए, क्योंकि स्मॉल एरिया है। सो डी ए क्या निकल के आ जाएगा, एफ एक्स लेंथ इंटू हाइट, दैट इज डी एक्स। तो ये डी ए निकल के आया है, इसी डी ए को क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, सभी पतली पतली स्ट्रिप को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और ये जो प्लस चल रहा है ना, इंटीजर टाइप से नहीं चल रहा है, जैसे सिग्मा हम पढ़ते थे ना, किसमें, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई पढ़ते थे ना, मीन फाइंड करते थे जब स्टैटिक्स में, तो यहाँ पे जो सिग्मा है ना, ये सिग्मा इंटीजर टाइप से चल रहा है, ये क्योंकि आई 1 से चलेगा कहाँ तक, n तक, 1 2 3 4 5 n तक, है ना, इंटीजर टाइप से चल रहा है। लेकिन यहाँ पे सिग्मा में क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रल साइन में चेंज हो जाता है, किसमें, इंटीग्रल साइन में, ठीक है, कैसे हो जाता है, देखो, इंटीग्रल, और डी ए में इंटीग्रल लगाओगे और इधर भी इंटीग्रल लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे ना, ओके, क्लियर है। अब देखो डी ए में इंटीग्रल लगाओगे, मतलब डी ए स्मॉल डी ए यहाँ से यहाँ तक ऐड हो गए, और डी ए कहाँ से कहाँ तक लगा रहे हैं, सपोज कर रहे हैं यहाँ पे x इक्वल टू ए है, यहाँ पे x इक्वल टू बी है, तो डी ए में इंटीग्रल जो हम लगा रहे हैं ना, ए टू बी तक लगा रहे हैं, ए टू बी तक, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है।
सो ये क्या बन जाएगा, ये तो कंप्लीट ए लिख लेते हैं इसे, इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। मतलब इसका जो एरिया निकल के आएगा ना, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एफ एक्स, एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी, इसके बीच में जो एरिया निकल के आएगा वो ये आएगा। किस किस के बीच में बोलो, एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू बी, जो एफ एक्स का ग्राफ होगा, एंड वाई इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, इसके बीच जो रीजन बन रहा है। अच्छा, इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी ले सकते थे, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे रीजन देखते हैं ऐसे, फिर इधर का एरिया आता है, नीचे इधर का नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो एफ वाई लिख रहे होते और यहाँ पे डी वाई लिख रहे होते, अगर इधर का एरिया हमें निकालना होता है वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल के, ठीक है। ओके, तो अभी हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देख रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो लिखते हैं उसे सिस्टमैटिक वे में। सो ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है। सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस स्टेटमेंट, हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल जो पढ़ा है इसी दिन के लिए, ठीक है, कि जो भी इंटीग्रैंड में जो फंक्शन है उसके अंदर जो रीजन बनेगा ना, एक्स एक्सिस एंड फंक्शन के ग्राफ के बीच में जो रीजन बनेगा उसके बीच का एरिया क्या होगा ना, यही फाइंड करने के लिए हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल इतने दिनों से पढ़ रहे थे। अब टाइम आ गया है उसको अप्लाई करने का। लेट स्मॉल एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a comma b and capital F is the antiderivative of small f, be an antiderivative of small f, then integral from a to b of fx small fx dx इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स जो कि एंटी डेरिवेटिव है किसका, स्मॉल एफ का, ठीक है। ये फाइंड कर लोगे, उसके बाद लोअर लिमिट यहाँ पे, अपर लिमिट ऊपर, ऐसे डाल देना है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एफ एक्स को रख लेना और लोअर लिमिट ए टू बी ये मेंशन कर देना है, ठीक है। पहले एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव लिख लेना है, कैपिटल एफ एक्स, ओके, और फिर ये लिमिट जो ए टू बी है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो अपर लिमिट पहले पुट कर दो इसमें, तो x की जगह पे b पुट कर देंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट को पुट कर दो x की जगह पे, कैपिटल एफ ए। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये एक नंबर, इसकी वैल्यू एक नंबर, ठीक है, क्लियर है। तो वो वही एरिया होगा, वही क्या होगा, जिस एफ एक्स का जो कर्व होगा प्लेन में, उस कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच का जो रीजन होगा, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए से एक्स इक्वल्स टू बी तक का, उसका एरिया, इसकी जो वैल्यू होगी उसके इक्वल, ठीक है, ओके। तो पहले हम डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज डायरेक्ट फंक्शन देके पढ़ेंगे और फिर बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, तो उसमें देख लेंगे कि कैसे एरिया फाइंड करते हैं। अभी तो बस हमें इंटीग्रल साइन के साथ लोअर लिमिट अपर लिमिट एफ एक्स गिवन रहेगा, बस हमें इंटीग्रल फाइंड करना रहेगा, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। अभी एरिया का नाम नहीं लेंगे, जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब एरिया का नाम। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है, कि इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी अगर रहे और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स लिखा रहे, तो इसकी वैल्यू तभी आएगी, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज only defined if f is continuous on the closed interval a comma b। ये तभी डिफाइंड होगा। एज फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर
एज फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे इंटीग्रल फ्रॉम -1 to हाफ ले लिया, -1 to 1/2 ले लिया, किसका 1/x dx का, ठीक है। तो ये डिफाइंड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो 1/x है 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। देखो ना, 0 पुट करते ही फंक्शन क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। फंक्शन ही डिफाइंड नहीं हो रहा है तो कंटिन्यूस कहाँ से? कंटिन्यूस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। ओके, सो क्या लिखेंगे? इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड एज f(x) इक्वल्स टू 1/x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, जो कि बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1, नीचे लिख लेते हैं, एट x इक्वल्स टू 0, जो कि कहाँ बिलोंग करता है? क्लोज इंटरवल -1, 1/2 पे। 0 तो बिलोंग कर रहा है -1, 1/2 में, लेकिन इस 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो कंटिन्यूस ही नहीं हो रहा है फंक्शन, ये 1/x, तो ये डिफाइंड नहीं होगा। ओके, तो हम नॉट डिफाइंड वाला केस देखेंगे ही नहीं, बस जो डिफाइंड हो डेफिनेट इंटीग्रल, बस उसी का हम फाइंड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ x² -1 और x² -2, ओके, with respect to dx from 0 to 3, 0 to 3. So how to find? सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम को अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए? इसका इंटीग्रेंड जो स्मॉल f(x) है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट स्मॉल f(x) इक्वल्स टू x² -2। तो हमें क्या फाइंड करना है? कैपिटल f(x). क्या फाइंड करना है? कैपिटल f(x). सो कैपिटल f(x) क्या हो जाएगा? इसका एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं? हमने पहले पढ़ लिया है x² -2 dx। इंटीग्रल x² -2 dx हम कैसे फाइंड करेंगे? वेरी सिंपल, दोनों को सेपरेट कर लेंगे। इंटीग्रल ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 dx, तो क्या निकल के आ रहा है? x³/3, ठीक है, माइनस 2x, इसका इंटीग्रल 2x, और प्लस में तो c भी होता है वैसे, तो डेफिनेट इंटीग्रल में c को हम नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखेंगे? अभी देख लेंगे इस एग्जाम्पल में। सो कैपिटल f(x) आ गया। अब लिखेंगे बाय सेकेंड फंडामेंटल डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। क्या कर लेंगे? अप्लाई कर दो, इसमें लिमिट लगा देंगे। कैपिटल f(x) की जो वैल्यू है, इंटीग्रल 0 to 3 x² -x dx, x² -2 dx, ठीक है, इक्वल्स टू हम क्या लिख लेंगे? कैपिटल f(x) लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3। सो x³ -3/3, x³ -2x plus c, दिस इज कैपिटल f(x), एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f(x), और इसमें लिमिट लगा देंगे 0 to 3। सो कैसे लगाते हैं? पहले अपर लिमिट पुट करेंगे इसमें, तो अपर लिमिट पुट करो, चलो, 3³ -2 × 3 प्लस c, और फिर क्या करना है? माइनस कर देना है लोअर लिमिट लगा के, दैट इज 0³ -2 × 0 प्लस c। ओके, सो 3³ 1 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 3 का स्क्वायर।
सो क्या आ जाएगा देखो, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू है, सेकेंड ब्रैकेट की वैल्यू 0, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, सो 0, क्या वैल्यू आ रही है 0। सो फाइनल आंसर देखो 9 माइनस 6 इज 3 माइनस 0 डेट इज 3, 3 इज द आंसर, 3 इज द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 where x belongs to close interval 0,3। क्लियर है? सो एक एग्जांपल हमने देख ली, फंडामेंटल सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करके। सो इसी बेसिस पे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल तो ऑलरेडी कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमें जो जो मेथड्स पढ़े हैं, क्या क्या, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक तो डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं कैसे, इंस्पेक्शन से, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से, पार्शियल बाय पार्ट से, है ना। तो जो इंटीग्रेंड रहेगा उसका इंटीग्रल हमें इनडेफिनिट इंटीग्रल में जो जो मेथड्स पढ़े हैं, जो एप्लीकेबल है उसका यूज करके हम इसका कैपिटल एफेक्ट्स फाइंड कर लेंगे, मतलब एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे और फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम को अप्लाई करके। क्लियर है? तो आई होप कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व कर लोगे। जो भी क्वेरी रही, जो भी दिक्कत रही, पूछोगे मुझसे। वैसे एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.9। ठीक है, इसको 7.10 ले लिया था हमने गलती से, 7.9 है। ओके, सो ये क्वेश्चन क्या कहता है, हमें इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है जिसका फ्रॉम 0 to 1 x e रेज़ टू पावर x इंटू में, देखो तो यहाँ पे क्या रूल लग जाएगा, बाय पार्ट्स मेथड से करेंगे। इसको बाय पार्ट्स से हमें करना पड़ेगा एंटी डेरिवेटिव फाइंड, और इसका एंटी डेरिवेटिव तो ऐसे ही आ जाएगा नॉर्मली, क्योंकि एंगल में x में लीनियर है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल साइन x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस कॉस हो जाता है, माइनस कॉस ऑफ दिस एंगल, और जो x का कोफिशिएंट है ना वो डिवाइड में आ जाता है इंटीग्रल में, डेट इज पाई बाय 4 डिवाइड में आ जाएगा। तो चलो क्या करते हैं, हम पहले कैपिटल एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स डेट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स। चलो फाइंड करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रल साइन को, इंटीग्रल एक्स ई पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स इक्वल्स टू, इसमें बाय पार्ट्स लग रहा है क्योंकि टू डिफरेंट फंक्शंस का, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का एल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट है। सेम टाइप के फंक्शंस होते तो हम मल्टीप्लाई भी कर लेते, बाय पार्ट्स ना भी लगाते अगर दूसरे से हो जाता तो, लेकिन यहाँ पे तो बाय पार्ट्स हमें लगाना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरी के फंक्शंस हैं। ओके सो इसमें क्या आ जाएगा, देखो इसमें फर्स्ट किसको लेंगे हम, जिसका वैसे आइलेट में सबसे लास्ट में पहले कौन आता है, एल्जेब्रिक, तो इसको फर्स्ट ले लें, और ई पावर एक्स बाद में आता है तो इसको सेकेंड ले लेंगे, और इंटीग्रल साइन में सेकेंड रहेगा, सेकेंड फंक्शन। सो एक्स रहेगा बाहर इंटू इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ जो बाहर गया उसका डेरिवेटिव, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू सेम इंटीग्रल यहाँ पे भी हमें लिख लेना है, और इंटू में डी एक्स किसके लिए, इस इंटीग्रल के लिए, प्लस ये तो हो गया इसका इंटीग्रल, अब सेकेंड इंटीग्रल साइन पाई एक्स बाई 4, इसका तो हम डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। इसका क्या आ जाएगा, माइनस में कॉस
पाई एक्स बाई 4। देखो जब डेरिवेटिव लेते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, अगर c से स्टार्ट होता है तो डेरिवेटिव में माइनस लग जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर इंटीग्रल निकल के आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का c से स्टार्ट होके तो माइनस लग जाता है यहाँ। ओके, सो ये इंटीग्रल आ रहा है और अपॉन में भी आएगा इसके, जो x का कोफिशिएंट है पाई बाय 4, इसको सब्स्टिट्यूशन हम करते, इसको t मान लेते तो फिर अपने आप ये पाई बाय 4 डिवाइड में आता हुआ दिखता, और हम इसको याद रखते हैं और डिवाइड में लिख लेते हैं x का जो कोफिशिएंट होता है, बस लीनियर में होना चाहिए। गॉट इट? तो यहाँ पे प्लस में c नहीं लिखते हैं क्योंकि बाद में भी कट ही जाना है डेफिनेट, जब हम फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो c छोड़ देते हैं। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, x e रेज टू द पावर x का इंटीग्रल e रेज टू द पावर x ही आएगा, माइनस इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1 और इंटीग्रल e पावर x dx e पावर x ही आ जाएगा इनटू में dx, प्लस पाई बाय 4 डिवाइड में मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो 4 बाय पाई हो जाएगा, 4 बाय पाई। और सुनो माइनस को बाहर ले आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा, माइनस 4 बाय पाई कॉस पाई एक्स बाय 4। नेक्स्ट स्टेप, x e रेज टू द पावर x माइनस 1 इंटू करेंगे e पावर x में तो e पावर x, और e पावर x का डेरिवेटिव तो हमें पहले भी अप्लाई किया है, e पावर x ही आता है, माइनस 4 बाय पाई कॉस पाई एक्स बाय 4। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को अप्लाई कर लेंगे, तो इसी में मैं काम कर लेता हूँ थोड़ा बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, और इसको इरेज कर देता हूँ स्टेटमेंट को, और मेरा काम तो इसी में हो जाएगा, तुम लोगों को लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा देखो, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 x e रेज टू द पावर x प्लस साइन पाई x बाय 4 dx इक्वल्स टू, तो इसका एंटी डेरिवेटिव हमारे पास ये निकल के आ गया है, तो एंटी डेरिवेटिव को लिख लेंगे x e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर x माइनस 4 बाय पाई कॉस पाई x बाय 4 ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं और यहाँ पे फिर लिमिट लगा देते हैं 0 टू 1, 0 टू 1, फिर इसको अप्लाई कर लेंगे, अपर लिमिट को पहले पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 पुट करना है, 1 इंटू ई पावर 1 माइनस ई पावर 1 माइनस 4 बाय पाई कॉस पाई इंटू 1 अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे x की प्लेस पे, सो 0 इंटू ई पावर 0 माइनस ई पावर 0 माइनस 4 बाई पाई कॉस पाई इंटू 0 अपॉन 4। सो क्या वैल्यू इसकी आ रही है, e माइनस 4 बाई पाई कॉस पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2, ये फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू है, माइनस 0 0 माइनस ई रेज टू पावर 0 इज 1 माइनस 4 बाई पाई, और ये आ गया कॉस 0, कॉस 0 होता है 1। ठीक है, सो फाइनल इसकी वैल्यू आने वाली है, ई से ई कैंसल, और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, देखो रूट 2 को इसको चाहो तो रेशनलाइज, वैसे तो पाई भी तो है नीचे, चलो रहने दो, पाई तो रह ही जाएगा इरेशनल नीचे डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा ये माइनस 4, माइनस तो लिखा हुआ है, 4 अपॉन पाई रूट 2, 4 अपॉन पाई रूट 2 माइनस, यहाँ पे क्या देख रहे हो
ये -1 -4/पाई है, जैसे ब्रैकेट खुलेगा बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाना है, तो +1 हो जाएगा, और माइनस में से यहाँ भी प्लस हो गया, 4/पाई 4/पाई दोनों में कॉमन है, चाहो तो कॉमन ले सकते हो। सो 4/पाई अगर हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ इसमें बोलो -1/√2 और अलग से भी प्लस में 1, तो ये आंसर लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज द इंटीग्रल ऑफ definite integral of this integrand, this function from 0 to 1. Okay, so similar way में अब देखेंगे हम इंटीग्रैंड में कौन से मेथड से इसका एंटी डेरिवेटिव निकल के आता है। ओके, क्लियर है, डायरेक्ट आ रहा है या फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगा के आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन से आ रहा है, या फिर बाय पार्ट्स लगा के आ रहा है, वो हम फाइंड कर लेंगे पहले। कैपिटल एफ एक्स पहले हम फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे का प्रोसीड करेंगे। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को अप्लाई करके हम इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे तुम लोग। ऑल द बेस्ट।